हेलो फ्रेंड्स, क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। पहले दोस्तों बात करेंगे एनसीईआरटी 6, 7, 8 की जो जियोग्राफी है, यानी कि 6, 7, 8 की जो भूगोल है, इसके आज हम लोग 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस आजकल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस उठाए गए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में एग्जाम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई कर दिया है। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे आज, ठीक है। यदि आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं, डेफिनेटली यहाँ से कई क्वेश्चंस एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में जो पर्वत श्रृंखला स्थित है, ध्यान दीजिए, सबसे उत्तरी भाग में जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसको हम महान हिमालय या फिर वृहद हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और ध्यान दीजिए, एक नाम और है इसका, हिमाद्री भी इसको कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर, ऑप्शन क्लियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध जो कांगड़ा और कुल्लू घाटी हैं, ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित हैं। और जैसे मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत, ये जो पर्यटन स्थल हैं ये भी लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? तो इस घाटी को दून कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका देहरादून हो गया और आपका कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, इनको क्या कहा जाता है? इनको दून नाम दिया गया है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो फूलों की घाटी है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड हिमालय में, ठीक है। उत्तराखंड हिमालय में ये फूलों की घाटी स्थित है और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस देखिएगा, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्पी, निशी और नागा, ये सब क्या हैं? ये किसी के नाम है, जगह का नाम है, किसी आदमी का नाम है? तो प्यारे दोस्तों, ये सभी जनजातियां हैं। क्या हैं? ये उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो जो बराक नदी है यह मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है, ओके। और यहाँ पे ये जो बराक नदी है ये मेघना नदी की सहायक नदी मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो बराक नदी जो है वो मणिपुर और मिजोरम राज्यों की महत्वपूर्ण नदी है। बात खत्म होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा गया है? तो वह मिजोरम है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को क्या नाम दिया गया? मोलेसिस बेसिन, जो कि मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। यहां तक एक क्वेश्चन कवर हो गया। क्वेश्चन में ही एक स्टेटमेंट कवर हो गया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। और पूछ रहा किस नदी पर स्थित है? तो भैया ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आप पिक्चर में इसको देख सकते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां लोग निवास करते हैं। घर देख रहे बने हुए आप, यहाँ लोग निवास करते हैं। और प्रेजेंट में इसे असम राज्य का एक जिला भी घोषित कर दिया गया है,
ठीक है। ओके, नदी मैदान के संदर्भ में दो आब का अर्थ क्या है? देखिए, दो आब, दो का मतलब दो हो गया, और आब का अर्थ होता है पानी, यानी कि जहां दो जगह का पानी मिल जाए, यानी कि दो नदियों के बीच का भाग जो है वो दोआब कहलाता है। ठीक है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुड़ी है प्यारे दोस्तों। कौन? अनाईमुड़ी। ऊंचाई कितनी है इसकी? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। अच्छा, ये तो हो गई सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। अगर दूसरी चोटी पूछ ले सबसे ऊंची, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। चलिए, यहां तक इतना काफी है। अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चन कहता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन? सदाबहार वन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो गया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है, वहां मनुष्य नहीं रहता है, और वहां एक पक्षी अभयारण्य है। भारत में यह किस जगह पर स्थित है? ये लक्षद्वीप समूह में स्थित है। अभी लक्षद्वीप बहुत फेमस रहा, जहां प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी डाल करके बैठ गए थे और दूसरा द्वीप डूब गया था। तो लक्षद्वीप समूह में। ठीक है, लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप समूह में स्थित पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य है, और यहाँ पर कोई मानव निवास नहीं करता है। बात यहीं पे खत्म होती है, हम आगे बढ़ जाते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ स्थित है? वेरी सिंपल एंड सरल क्वेश्चन। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह सतलुज नदी पर स्थित है प्यारे दोस्तों। कहाँ? सतलुज नदी पर। ये नदी जो है, सतलुज नदी जो है, ये नदी हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला दर्रा से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, और एक पूर्ववर्ती नदी भी मानी जाती है। क्वेश्चन कहता है, गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से 39,900 मीटर की ऊंचाई से गंगा नदी निकलती है। बात क्लियर? वेरी गुड, क्वेश्चन क्लियर। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का जो संगम है वह जो है देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। देवप्रयाग उत्तराखंड में इस नदी का संगम होता है। ऑप्शन बी राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नदी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी। ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक है, गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। बड़े आकार और विस्तार की वजह से गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन? अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो दामोदर नदी है वह हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है, और भ्रंश घाटी से होती हुई ये हुगली नदी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? तो वह है जोग प्रपात। जोग का दूसरा नाम है गरसोप्पा। क्या नाम है? गरसोप्पा।
ठीक है। ये जो गरसोपा जलप्रपात या जोग प्रपात जो है ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। शिव सुंदरम प्रपात कहाँ है? शिव सुंदरम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ? ये कावेरी नदी पर स्थित है। अगर धुआंधार प्रपात की बात की जाए तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। फिर है आपका दूध सागर प्रपात। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक, ये कहाँ? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ? दूध सागर प्रपात जो है ये मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, सारे ऑप्शन क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो गोविंद सागर झील का जो संबंध है वह भाखड़ा नागल परियोजना से इसका संबंध है। ठीक है, गोविंद सागर झील का संबंध भाखड़ा नागल परियोजना से है। और ये भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है भैया? ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ? सतलुज नदी पर स्थित है। तमिलनाडु में बारिश होती है, तो तमिलनाडु में जो बारिश है वह उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। जब मानसूनी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में लौटने लगती हैं तब वे बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में बारिश कराती हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा तमिलनाडु में बारिश होती है। ऑप्शन बी क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो सर्वाधिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का अधिकार है, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं वो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। किनको? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये जो वृक्ष हैं वो आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन की अगर बात की जाए तो ये आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बारिश लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और जो सागौन पेड़ होता है वो इन वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष होता है आर्द्र पर्णपाती वनों का। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आर्द्र पर्णपाती वन का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन है तो वो है सागौन। ठीक है, कौन है? सागौन। चलिए, क्वेश्चन इज बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। तो बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति जो देवदार हैं ये पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 है संकटापन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो संकट की स्थिति में वो जीव होता है जो यानी कि विलुप्त होने की कगार पे होता है। तो संकटापन्न जीव समुद्री गाय जो है वह मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, देखिए वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य की एक पिक्चर है और ये कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में स्थित है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? किस प्रकार की मृदा सबसे जो है उपजाऊ होती है? तो वह जलोढ़ मृदा है डियर फ्रेंड। कौन सी? जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है और ये सबसे उपजाऊ मृदा है। इसे एक और नाम दिया गया है, काप मृदा कहते हैं, या फिर इसको कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जलोढ़ मृदा को। ठीक है, निम्न में से किस मृदा को रेगुर कहते हैं? तो रेगुर किसको कहते हैं? काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेगुर कहते हैं, या फिर इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, काली मृदा को। ठीक है, लाल मृदा का रंग लाल होने के पीछे क्या कारण है? तो इसका रंग लाल जो है वह लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से। लाल मृदा का लाल रंग लोहे के
ऑक्साइड में जैसे फेरिक ऑक्साइड हो गया, इसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सबसे अधिक उपयुक्त होती है? वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो काजू की खेती के लिए लेटेराइट मृदा डियर फ्रेंड। कौन सी मृदा? काजू की खेती की अगर बात करें तो लेटेराइट मृदा। ठीक है, अब जैसे आपकी तमिलनाडु है, आपका आंध्र प्रदेश और केरल में जो है ये काजू की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं जो है ये सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। लवणीय मृदाओं के किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? तो वह चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम, ए उपयुक्त तीनों का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए, लवण मृदाओं को ऊसर मृदाएं, जो लवण मृदाएं होती हैं उनको ऊसर मृदाएं भी कहा जाता है। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है उपजाऊ नहीं होती है, इनको अनुर्वर कहा जाता है। अनुर्वर यानी कि ये उर्वरक नहीं होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उग सकती क्योंकि ये उपजाऊ नहीं होती हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। क्वेश्चन कहता है किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो वह है जिप्सम प्यारे दोस्तों। मिट्टी की क्षारीयता और लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यहां तक बात होती है क्लियर। क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? कहाँ की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग या फिर पश्चिमी और मध्य हिमालय। चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट क्या हो जाएगा? पश्चिमी और मध्य हिमालय में। ठीक है, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वह 1900 कब हुई थी? 73 में। 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हो गई थी। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वह उत्तराखंड से है। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी यानी कि उत्तराखंड के किसानों के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन है बीज बचाओ आंदोलन। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो जो कृष्णा नदी जल विवाद है यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन राज्यों के बीच में कृष्णा नदी जल विवाद बना हुआ है। क्वेश्चन इज सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट या सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य ही करता है और इसकी जो कृषि की शुरुआत है वो बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई। ओके, और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है कॉफी की। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की अगर बात करें, कपास की खेती की, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी काली मृदा। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। हमारा जो भारत है इसको कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है भारत को। ठीक है, और जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा ये कपास के मुख्य उत्पादक राज्य माने जाते हैं। यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो वह थी हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार जो था यह मुख्य लक्ष्य था। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है वह आंध्र प्रदेश से की थी। कहां से? आंध्र प्रदेश से की थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है भूदान ग्रामदान आंदोलन को।
भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया है। भूदान ग्रामदान आंदोलन को इसको शुरू किसने किया था? तो शुरू किया था, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, विनोबा भावे ने इसको शुरू किया था। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला एंथ्रेसाइट है डियर फ्रेंड। कौन? एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? तो लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार नेवेली में मिलते हैं। ओके, तमिलनाडु के नेवेली में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। लिग्नाइट, अगर इसकी बात करें तो लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ साथ बहुत अधिक नमी युक्त भी होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? किन शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। इन 4 शहरों को जोड़ने का काम करता है। भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? भूकंप की जो तीव्रता होती है वह रिक्टर स्केल से मापी जाती है। किससे? रिक्टर स्केल से। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। लेकोलिथ और बेथेलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? लेकोलिथ और बेथोलिथ के निर्माण का संबंध ज्वालामुखी से है। ओके, जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो बहुत सारी आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बेथोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया, लेपोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, सिल्वर डाइक हो गया। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? किसने कहा था कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका सब साथ में जुड़े हुए हैं? तो वो थे अब्राहम ऑर्टेलियस। कौन? अब्राहम ऑर्टेलियस। डियर फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। विज्ञान के इतिहास की अगर बात की जाए तो उससे ज्ञात जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी अभिलेख हैं, उनसे ये पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्र वेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस, ये कौन थे? मानचित्र वेत्ता थे अब्राहम ऑर्टेलियस। इन्होंने सबसे पहले इस संभावना को व्यक्त किया था। उसके बाद में एंटोनियो पेल्ग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें इन्होंने तीनों महाद्वीपों को, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को इकट्ठा दिखाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्लियर हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अल्फ्रेड वैगनर जो थे ये जर्मन के मौसमविद थे। मौसमविद का मतलब वेदरमैन, जिसको इंग्लिश में, शुद्ध इंग्लिश में कहेंगे मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, मीटियोरोलॉजिस्ट, और शुद्ध कहेंगे तो वेदरमैन भी कह सकते हैं। तो जर्मन के अल्फ्रेड वैगनर जो थे, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है कि सन 1912 में प्रतिपादित किया था। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर की विशेषता है। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट मुख्य प्लेट नहीं है? तो वह नजका प्लेट है। ठीक है, नजका प्लेट एक महत्वपूर्ण छोटी प्लेट होती है जो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग पृथ्वी का जो स्थल मंडल है हमारा, वह 7 प्लेटों में बटा हुआ है। 7 के नाम यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। और हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट की सीमा है? तो यह महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है।
हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी की परपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का घटते क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? अगर घटते क्रम की बात करेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन आएगा जिसका परसेंटेज 46.60 है। सिलिकॉन आएगा सेकंड नंबर पे जिसका परसेंटेज 27.72 है। एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे आएगा जिसका परसेंटेज 8.13 है। लोहा लास्ट में आएगा जिसका परसेंटेज 5.0 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है शिलीभवन की प्रक्रिया का संबंध किस या किन प्रकार की शैलों से है? किन प्रकार की शैलों से है? तो वो है अवसादी शैल। कौन सी शैल? अवसादी शैल। ऑप्शन बी राइट वन ओवर हियर। कोयला किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? तो कोयला जो है वो अवसादी शैल का उदाहरण है। कोयला कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण माना जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे गीजराइट है, खड़िया है, चूना पत्थर है, ये भी कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैलें ही हैं। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। वेरी गुड। क्वेश्चन कहता है मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करती है। मृदा निर्माण सबसे पहले किस पर डिपेंड करती है? तो ये सबसे पहले अपक्षय पर डिपेंड करती है। किस पर? अपक्षय। ऑप्शन ए इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है पिघलते हुए हिमनद के द्वारा, देखिए सिंपल क्वेश्चंस कोई नहीं उठाया गया, एक भी क्वेश्चन आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी और महीन पदार्थों का निक्षेप कहलाता है हिमोड कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमोड कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? कौन सी गैस है? वह है नाइट्रोजन जिसका परसेंटेज कितना है भैया? 78.08% क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है। ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? ऑक्सीजन है 21% भी इसको कहते हैं, बाकी इसका परसेंटेज है 20.95% है। और यहाँ पे अगर हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका परसेंटेज कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। ओके। आर्गन कितना है? आर्गन है 0.93%। वेरी गुड। क्वेश्चन क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं? किसकी वजह से लौट आती हैं? आयन मंडल की वजह से लौट आती हैं। आयन मंडल को इंग्लिश में भी याद रखिएगा, आयनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, समझिए हमारे पॉइंट को। यहाँ पे आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर लगभग 80 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं। ओके, और इसी वजह से इसका नाम आयन मंडल पड़ गया। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस स्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। बात यहां तक क्लियर होती है। क्वेश्चन कहता है वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या मापने के लिए? वायु का दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूसरा है फेदोमीटर। अच्छा, अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, पढ़ने के बाद, तो इसकी प्रैक्टिस आप टेलीग्राम चैनल से ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां ये पीडीएफ मिल जाएगी, यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वायुदाब। तो यहाँ पे बात ये हो गई कि बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायुदाब। फेदोमीटर से क्या मापते हैं? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं हम? फेदोमीटर से मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं भैया? हवा की गति और दबाव को। ठीक है, हवा की गति और दबाव को हम किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता हम किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध कितना शुद्ध है ये किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। क्लियर बात। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग होता है। हवा की गति और दबाव को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। एंड दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। बात क्लियर? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहां पर होता है? तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में ITCZ भी कहते हैं, ये
कहाँ होता है? विषुवत वृत्त के निकट। कहाँ? विषुवत वृत्त के निकट होता है। क्वेश्चन इज दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है? दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध प्रशांत महासागर से प्यारे दोस्तों। किससे? प्रशांत महासागर से है। थोड़ा फास्ट चलेंगे। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में इसे आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह है पक्षाब मेघ। क्या कहते हैं इसको? पक्षाब मेघ। समझिए थोड़ा सा इसको, पक्षाब मेघ को समझ लीजिए। देखिए, वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जलकणों या हिमकणों के समूह, हमारे यानी कि हमारे वायुमंडल में जो जल के कण हैं, हिमकण हैं, उनका जो समूह होता है, जिनका निर्माण वायुमंडल में अंतर्निहित जलवाष्प के संग्रहण के फलस्वरूप हो जाता है, उन्हें हम बादल नाम देते हैं। अब जैसे इसमें बात होती है पक्षाप मेघ की, तो पक्षाप मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला बादल होता है। पक्षाप मेघों का जो निर्माण है वो सामान्यतः लगभग वही 8000 से लेकर के 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले और बिखरे हुए बादल हुआ करते हैं जो पंख के समान दिखाई पड़ते हैं और ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं, पक्षाप मेघ। ऑप्शन ए क्लियर हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे सामने। वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की बारिश से होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध जो है वो पर्वतीय वर्षा से होता है। किससे? पर्वतीय वर्षा से। क्वेश्चन कहता है काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं टुंड्रा जलवायु में। कहाँ? काई, लाइकेन और पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां टुंड्रा जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी राइट वन ओवर हियर। हिमयुग और अंतर हिमयुग पृथ्वी के विकास के किस कालखंड से संबंधित रहे हैं? तो ये प्लीस्टोसीन युग से संबंधित रहे हैं। किससे? प्लीस्टोसीन युग से संबंधित रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल को समझिए। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एफर्ट किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है वो है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसकी जो घोषणा है वो 1997 में हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल की घोषणा। लेकिन सन 2005 से ये पूरी तरीके से प्रभाव में आया था। ओके। महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है? जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे कहा जाता है थर्मोक्लाइन, यानी कि ताप प्रवणता कहा जाता है। क्या? ताप प्रवणता कहा जाता है। महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्लोरीन। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में क्लोरीन पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी की लवणता की अपेक्षा अरब सागर की लवणता की अधिकता का क्या कारण है? तो वो कारण है बंगाल की खाड़ी में नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में ताजे जल का प्रवाह होता है, जबकि अरब सागर में ताजे जल की कम प्राप्ति होती है। यही इसके पीछे एक रीजन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। इस तरीके के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इससे पहले हम 100 क्वेश्चंस और करा चुके हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। निम्नलिखित में से विश्व में सबसे अधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा जो है वो फंडी की खाड़ी में आता है डियर फ्रेंड। कहाँ? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवास्कोशिया में स्थित जो फंडी की खाड़ी है उसमें आता है। फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये कनाडा के नोवास्कोशिया में स्थित है। फंडी की खाड़ी। समुद्री सतहों पर वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? इसके पीछे रीजन है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का एक ही दिशा में होना। समुद्री सतह पर बड़ा ज्वार आता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन है लाइकेन, जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? ये किनके सहजीवी साहचर्य हैं? ये शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य हैं। यहाँ पे लाइकेन में जो शैवाल है, जिसको हम इंग्लिश में एल्गे भी कहते हैं,
शैवाल और कवक यानी फंगी का संबंध एक सहजीवी की भांति होता है और इस प्रकार के संबंध को जो हम नाम देते हैं वह हेलोटिज्म होता है। क्या नाम देते हैं? हेलोटिज्म नाम दिया जाता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सेकंड वन था शैवाल और कवक वह राइट हो जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है जल से। प्यारे दोस्तों, किससे? जल से उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल की जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण होता है। यही बात है, ऑप्शन डी राइट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों की स्थापना की गई है? किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या परिवर्तन के घटक है? इसमें जन्म, मृत्यु, प्रवास, उपयुक्त सभी। क्या ये सभी जो हमारी जनसंख्या परिवर्तन है उसमें ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जन्म अधिक है, मृत्यु कम है, प्रवास भी क्या है? कम है। तो ये सभी मुख्य घटक हैं जनसंख्या परिवर्तन के। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया का है। किसका? एशिया का। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि जो है वह अफ्रीका की है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि लगभग 2.5% वृद्धि दर के साथ सबसे अधिक है। अफ्रीका राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्न नहीं है? कौन सा नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है यूरोप के देशों में पुरुषों की संख्या के कम होने का निम्नलिखित में से एक कारण क्या है? यूरोप के देशों में पुरुषों की संख्या कम होने के पीछे जो रीजन है वह है अत्यधिक पुरुष उत्प्रवासन। अब ये उत्प्रवासन क्या है? उत्प्रवासन समझाते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है उत्प्रवास। देखिए, उत्प्रवास किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देने को कहते हैं जिसका वो मूल निवासी होता है। यानी कि कोई जो व्यक्ति है वो जहाँ रह रहा है उस स्थान को छोड़ देना, उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाना, ये उत्प्रवास कहलाता है। वर्तमान काल में उत्प्रवासी अपने देश को छोड़ देता है और किसी अन्य देश में जाकर के बस जाता है। ये हो गया उत्प्रवासन, यानी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर के बस जाना। इसके उल्टा होता है आप्रवास। इसमें व्यक्ति कहीं से और से आकर के इस स्थान पर बस जाता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति कहीं और से आकर किसी स्थान पर बस जाता है, इसको आप्रवास कहते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है भैया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट यानी कि SDR को प्रकाशित करता चला आ रहा है। क्वेश्चन कहता है 1990 में मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? मानव विकास सूचकांक जो है वह डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा तैयार किया गया था। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं ये डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया था। कहाँ के हैं ये? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर महबूब उल हक। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो इसमें जो मक्का है वो रोपण फसल क्या? वो रोपण नहीं है। ठीक है, रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? जैसे आपकी चाय है, कॉफी है, रबर है, केला है, ओके, कपास है, गन्ना है, ये पौधे लगाए जाते हैं, ये रोपण के अंतर्गत आते हैं। मक्का जो है ये रोपण के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि ये छींट करके बोई जाती है, छींट करके बोई जाती है, इसलिए ये रोपण नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं।
खट्टे फसलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? खट्टे फसलों की जो कृषि है वह भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आती है। भूमध्य सागरीय कृषि में सबसे अधिक जो है वो अंगूर की खेती होती है, सबसे अधिक अंगूर की कृषि की जाती है और अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली वाइन यानी कि शराब का उत्पादन भी किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में की जाती है? एशिया के घने बसे देशों में। ठीक है, और आपको बताते चलें कि इसके दो प्रकार होते हैं, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसके दो प्रकार होते हैं। ट्रक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ट्रक कृषि का संबंध, इसको समझिए आप ठीक से। सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेश से इसका संबंध है ट्रक कृषि का संबंध। जिन प्रदेशों में किसान केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। ट्रक फार्म एवं बाजार के बीच की जो दूरी है जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी के बेस पे इसका नाम ट्रक कृषि रख दिया गया। ये बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बात ऑप्शन जो सी था आपका वो क्लियर हो जाता है। निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में सहकारी कृषि आंदोलन सबसे अधिक सफल रहा? सहकारी कृषि आंदोलन जो है वो डेनमार्क में सबसे अधिक सफल रहा। कहाँ? डेनमार्क में। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? कौन सी एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि जो है ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत एक साथ एक से अधिक फसलों की कृषि की जाती है, जबकि डेयरी कृषि हो, रोपण हो, सामूहिक हो, ये सभी एकल कृषि के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित में कई फसलें एक साथ बो दी जाती हैं। नाम से ही प्रतीत हो रहा है मिश्रित है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? कृषि आधारित देखिए, वनस्पति का तेल, चीनी, सूती वस्त्र, ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। नमक जो है ये कृषि आधारित नहीं है, नमक रसायन आधारित उद्योग है। नमक कैसा है? ये रसायन आधारित उद्योग है, ना कि कृषि आधारित है। अतः विकल्प सी जो है वो आपका इसमें राइट वन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? वो है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जो है ये अन्य उद्योगों के कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, जैसे मशीनों और औजारों के निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। रुर कोयला क्षेत्र विश्व के किस देश से संबंधित रहा है? जो रुर कोयला क्षेत्र है ये विश्व के जैसे जर्मनी है। ठीक है, ये रुर कोयला क्षेत्र जर्मनी में है और लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो वहाँ मछली पकड़ना जो है ये तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना प्यारे दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप है। मछली पकड़ना जो है यह क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ना कि तृतीयक के अंतर्गत। क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसमें संचार जो है ये क्या हो जाएगा? ये तृतीयक क्रियाकलाप हो जाएगा। ठीक है, जैसे संचार है, व्यापार है, परिवहन सेवाएं हो गई, ये सभी तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। वहीं पे जैसे आपकी क्या कहते हैं इसमें वहीं पे अगर बुनाई है, आखेटक है, वस्त्र निर्माण है, ठीक है, सॉरी इसमें आखेट नहीं होगा, बुनाई और वस्त्र निर्माण ये द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और जो आखेट है प्यारे दोस्तों, आखेट प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आखेट किस में आता है? प्राथमिक में। ओके, संचार किस में आ गया? तृतीयक में। बुनाई और वस्त्र निर्माण किस में आ गया? ये द्वितीयक में आ गया। इतनी बात क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ के अंतर्गत कौन आता है? तो सूचना का संग्रहण जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन ये चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे मौद्रिक बैंकिंग हो गया, मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, ये तीनों जो है वो तृतीयक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तृतीयक के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, सर्वाधिक सड़क घनत्व। और सबसे अधिक वाहनों की जो संख्या है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चैनल टनल निम्नलिखित में से किन दो आर्थिक रूप से समृद्ध शहरों को जोड़ता है? चैनल टनल जो है ये पेरिस और लंदन को जोड़ता है। चैनल टनल जो है ये एक रेल सुरंग है प्यारे दोस्तों। कैसी सुरंग है? यह एक रेल सुरंग है, ठीक है, जो लंदन को पेरिस से जोड़ती है। चैनल टनल समुद्र के अंदर सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। चैनल टनल जो है समुद्र के अंदर सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी समुद्र के अंदर जो लंबाई है वो लगभग 38 किलोमीटर है। चैनल टनल की अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 50 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, समुद्र के अंदर 38 किलोमीटर है। अलास्का राजमार्ग किनके बीच से होकर के गुजरता है? अलास्का राजमार्ग जो है ये कनाडा के एडमंटन, जो एडमंटन है ये कहाँ का है? राज्य ये कनाडा का है। कनाडा के एडमंटन को अलास्का के, ये जो एकोरेंज है ये अलास्का का है, तो ये अलास्का के एकोरेंज से जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है कि ट्रांस कनाडियन महामार्ग किसके बीच से होकर के गुजरता है? ट्रांस कनाडियन महामार्ग जो है ये वैंकूवर और सेंट जॉन नगर से होकर के गुजरता है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे रहे, क्लास कैसे रही, जरूर बताइएगा। क्वेश्चन कहता है कि वृहद ट्रंक मार्ग निम्नलिखित में से किस समुद्री मार्ग को कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है, क्योंकि यह समुद्री मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित दो प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का एक चौथाई विदेशी व्यापार इस मार्ग के द्वारा परिवहित होता है, इसलिए ये विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो गया। सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। कैसे रहे क्वेश्चंस, क्लास कैसे रही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।